हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, मैं आज आपको आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 कराऊंगी। हमारे पास है कि हमने ना कई टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें अपने आसपास सराउंडिंग में देखा होगा, पर उनमें से जो कुछ होते हैं वो हम आइस से नहीं देख सकते, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है। तो हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसके कुछ 5 टाइप्स हैं: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरसेस। ये जो सारे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि जो वायरसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वो जो है हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपना हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ही वो पैदा हो सकते हैं। और वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जाकर कितने सारे डिसीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में एक डिसीज़ होती है प्लांट्स और एनिमल में, और हम कई वायरसेस की फ़ोटो 2.5 फिगर में शो भी की गई हैं। जो कॉमन फ्लू है और ऐसी जो वायरसेस हैं वो सारे जो हैं वायरस से होते हैं। कुछ सीरियस डिसीज़ जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स जो हैं वो भी वायरसेस से होते हैं, और कुछ डिसीज़ जैसे कि मलेरिया जो हैं वो प्रोटोजोआ से होते हैं, और टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो हैं बैक्टीरिया से होते हैं। और हमारे पास आगे जो ये यहाँ पर बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगाई की पिक्चर्स हैं। और हमारे पास है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल्ड होते हैं या तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और वो जैसे बैक्टीरिया और एल्गी, प्रोटोजोआ वो सारे सिंगल सेल्ड है, और मल्टी सेल्यूलर में कुछ एल्गी और फंगाई आते हैं। ये कितने टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं? ये ज़्यादा आइस कोल्ड में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, मार्शी लैंड में, हर टाइप के क्लाइमेट में रह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे बॉडीज़ पर भी उग सकते हैं और कहीं भी, मतलब ये आसानी से हमें मिल जाते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और हमारी लाइफ में यहाँ पर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। हमारी लाइफ में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है? उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। तो इसलिए हम उनके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जो कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका हमारी लाइफ में क्या रोल है? ये मतलब हमारे लिए कर्ड्स, ब्रेड्स और केक्स प्रिपेयर करने के काम आते हैं, और इन्हें कितने सारे टाइम से अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे एनवायरनमेंट का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उस सारे को निकालते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स, मेन्स ऑफ एनिमल। ये जो सारा वेस्ट होता है वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने तरीके से, मतलब इन्वायरमेंट से साफ़ कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया हैं वो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, और एग्रीकल्चर में वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। क्या है, हमारे पास है कर्ड एंड ब्रेड की। जो कर्ड एंड ब्रेड है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है? जो कर्ड है जब उसकी सेटिंग होती है तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है, जो कि एक बैक्टीरिया टाइप का लैक्टोबैसिलस, वो आगे से आगे मल्टीप्लाई होता जाता है और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है कर्ड की फॉर्मेशन होती है। और बैक्टीरिया जो हैं वो चीज़, पिकल्स और कितना टाइप के फूड आइटम को बनाने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं रवा, इडलीज, भटूराज में, वो सारे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी नीड से फर्मेंट किए जाते हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा। ये सारे मतलब राइस, इडलीज और डोसा की फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और हमारे पास आगे जो है वहाँ पर है कि हमें जो हाफ़ कप फ्लोर लेना है और उसे अच्छे से उसमें शुगर ऐड करके वार्म वाटर मिक्स करके उसका अच्छे से डो लगाना है, और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर जो ऐड कर देना है, और उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाना है। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो डो जो है फूल जाएगा। ये होता क्यों है कि जो यीस्ट होता है ना वो उसके अंदर जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अच्छे से अच्छे तरीके से बढ़ता रहता है और ज़्यादा होता रहता है, और उसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है। हमारे पास है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लार्ज स्केल पर अल्कोहल बनाने के काम आते हैं, वाइन में, एसिडिक एसिड में, ये जो है अल्कोहल में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और जो यीस्ट है वो नेचुरल शुगर बनाने के लिए भी काम आता है, ग्रेन्स वगैरह और वीट, राइस वगैरह बनाने के भी काम आते हैं।
और हमारे पास जो मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेन्स है वो क्या है। जो मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेन्स है वो है कि जो स्मेल ऑफ अल्कोहल एंड शुगर जो है वो जब मतलब जब हम शुगर और वाटर को मिक्स करके उसे बनाने के लिए उसे छोड़ देते हैं और उसमें यीस्ट पाउडर ऐड कर देते हैं, तो धीरे धीरे उसमें यीस्ट की फॉर्मेशन, यीस्ट के भरने से उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। और मेडिसिन यूज्ड इन माइक्रो ऑर्गेनिम्स, जो मेडिसिनल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिम्स का, डॉक्टर में गिव सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब हमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स या कैप्सूल इंजेक्शंस मिलते हैं वो सारे भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिम से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो जब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और डिसीज़ कॉजिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिम्स सच मेडिसिन कैन एंटीबायोटिक्स, जो ये मेडिसिन है उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा गया है। ये जो डेज है नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक्स जो हैं आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बैक्टीरिया और फंगाई जो हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रालाइसिन जो है, कितने सारे एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगाई और बैक्टीरिया से बनते हैं, और जो एंटीबायोटिक्स हैं वहाँ वो कितनी सारी स्पेसिफिक मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स इवन मिक्स विद फीड, मतलब कि कई ज़्यादा फार्म्स में जो जानवरों की फीड होती है उसमें भी एंटीबायोटिक्स डाल दिए जाते हैं ताकि जो जानवर हैं उनकी हेल्थ सही रह सके। और हमारे पास है जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उनसे हमें एंटीबायोटिक्स बताते हैं जो कि बैक्टीरिया से बने होते हैं। ये हमारे लिए हमारी जो बॉडी होती है, जो बॉडी द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट विद माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन। तो हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसकी हेल्प से अगर हमारी बॉडी में दोबारा से वही सेम टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उससे फाइट करने में हमारी बॉडी उसमें हमारी हेल्प करती है। तो ये जो ये हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे अंदर फेंक दिए जाते हैं, मतलब हम इंजेक्शन वगैरह द्वारा हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को लगता है कि ना रियल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए तो वो फाइट करना शुरू कर देते हैं और इससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हमारे पास है, हमने जब चाइल्डहुड में थे, जब हम छोटे थे तो हमें कितने टाइप के इंजेक्शंस वगैरह लगे थे। वो जो इंजेक्शंस होते हैं वो कितनी सारी डिसीज़ से लड़ने के लिए होते हैं। तो हमारे पास ओनर के लिए हमें कहा है कि हमें उन इंजेक्शन की लिस्ट बनानी है और हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प से उस लिस्ट को पूरा करना है। मतलब इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें जो मेडिसिन दी गई थी वो एंटीबायोटिक्स थे ताकि हम डिसीज़ से फाइट कर सकें। और कितनी सारी वैक्सीन जो है हमारे आसपास हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं, जैसे कुछ डिसीज़ होती हैं तो उन्हें ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमने कुछ टीवी और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देखी होंगी कि हमें चिल्ड्रंस को वायरस से बचाने के लिए उनको पोलियो की वैक्सीन देनी पड़ती है और ऐसा सब कुछ हमें बताया जाता है। वो पोलियो का जो वैक्सीन था वो सारी दुनिया में चलाया गया था ताकि सारे बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जा सके, ताकि सभी जो हैं लोग वो उन्हें जो प्रॉपर वैक्सीन मिल सके और जो पोलियो की डिसीज़ है वो ख़त्म हो जाए। और ऐसा ही हुआ, जो इंडिया में काफ़ी हद तक जो पोलियो की डिसीज़ है बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। और हमारे पास जो हैं आजकल के दिनों में जो वैक्सीन्स हैं वो लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिम्स को यूज़ करके की जाती हैं ताकि ह्यूमंस और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके सेवरल डिसीज़ से। आगे हमारे पास है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो सॉइल की उपजाऊ शक्ति होती है उसे बढ़ाने में भी जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। जैसे कि ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो जो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं उनमें भेज देती है और इससे जो प्लांट है उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है और जो सॉइल है वो उसकी भी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। और ये माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए और इन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है।
हमारे पास आगे नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी की पिक्चर्स भी हैं। ये हमारे पास 2 टाइप की एल्गी है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है। हमारे पास है क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, कि जो इन्वायरमेंट की क्लीनिंग है वो कैसे होती है। जो इन्वायरमेंट की क्लीनिंग है वो छोटे छोटे जो वायरसेस होते हैं उनके द्वारा ही की जाती है। जैसे कि मतलब जब जो बूझो और पहेली हैं वो गार्डन में जाते हैं और गार्डन में वो मैन्योर की मेकिंग को ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब उन्हें देखते हैं कि मैन्योर कैसे बन रहा है। तो अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो देखते हैं कि जो प्लांट्स और वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं नियर बाय हाउसेस से जो मिलते हैं, मतलब आसपास के घरों से जो गार्बेज मिलता है उन्हें, प्लांट्स और वेजिटेबल पील्स जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो गलने वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो उन्हें मिलते हैं, वो सारे वो मतलब इकट्ठे कर लेते हैं और उन सारे वेस्ट को एक पिट में, मतलब एक गड्ढे में डाल देते हैं। और थोड़े टाइम बाद वो जो सारा डिकम्पोज होकर एक मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। और बूझो और पहेली जानना चाहते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है कि जो सॉइल है उसमें जो कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वो सारी जो बैड जो भी सब्सटेंस होता है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स और घरों का जो भी वेस्ट होता है, उसे खा लेते हैं और उसे एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसे मतलब मिट्टी में मिला देते हैं। और इससे जो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है और हमारे आसपास की सफाई होती रहती है। और आगे हमारे पास है कि हमें हमारे पास एक्टिविटी है, हमें 2 पॉट्स लेने हैं, उसमें हमें दोनों पॉट्स में हाफ सॉइल को फिल कर देना है और उन पर ए और बी जो है लिख देना है पॉट्स पर। और फिर उन पॉट्स में एक में प्लांट वेस्ट को डालना है और दूसरा जो पॉट होगा उसमें पॉलीथीन बैग्स को डालना है और ग्लास बॉटल्स ऐसी ऐसी चीज़ों को डालना है जो कि जल्दी से डिकम्पोज ना हो सकें, वो वाली चीज़ों को। और हमें 2-3 वीक के बाद देखना है कि उन दोनों पॉट्स में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों पॉट्स में डिफरेंस ये होगा कि जो पॉट ए होगा उसमें जो भी सब्सटेंस होगा वो गलना सड़ना शुरू हो जाएगा और डिकम्पोज में भी हो चुका ही हो। और जो पॉट बी होगा उसमें जो भी सब्सटेंस होंगे वो गलेंगे सड़ेंगे नहीं, वो वहीं पर ऐसे पड़े रहेंगे और उनकी डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, मतलब काफ़ी साल 20-30 साल लगते हैं उन्हें डिकम्पोज होने में। और हमारे पास है कि जो पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, टॉयज़ के पार्ट्स थे, वो ऐसे चेंज में इतने से चेंज में, मतलब जैसे हमने उन्हें ऐसे बंद करके रख दिया था तो उन्हें कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इन पर एक्ट नहीं करते हैं और इन्हें मैन्यूर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। हमें हमने कई बार ये देखा है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं और जो डेड मैटर होता है जो कि डिकेइंग प्लांट्स वगैरह से मिलता है, और कई बार डेड एनिमल्स होते हैं वो मिट्टी में ऐसे पड़े रहते हैं, मतलब जब वो मर जाते हैं तो मिट्टी में ऐसे पड़े होते हैं, पर थोड़े टाइम के बाद वो धीरे धीरे वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। वो गायब इसीलिए होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो ये सब्सटेंसेस होते हैं अदर प्लांट्स में, मतलब बाकी प्लांट्स और एनिमल्स में यूज़ किए जाते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को बहुत ज़्यादा, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा स्मेली सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म करते हैं वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं वो कितने सारे वेज में हार्मफुल हो सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बींग्स में डिसीज़ कॉज करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स में डिसीज़ कॉज करते हैं, और ऐसे ही डिसीज़ कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें पाइथोजेंस कहा जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देते हैं, जो कपड़े होते हैं उन्हें ख़राब कर देते हैं। आगे आते हैं डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस।
जो पाइथोजन है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो खाने में, पानी में वो चले जाते हैं। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, इन्फेक्टिव पर्सन की वजह से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। कई माइक्रोबियल डिसीज़ जो हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं, और कई हेल्दी पर्सन से एयर और वाटर के थ्रू स्प्रेड हो जाती हैं। कई बार ये जो हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, मतलब ये एक से दूसरे इंसान में चली जाती है, तो उन डिसीज़ को कम्युनिकेबल डिसीज़ कहा जाता है। और हमारे पास कुछ डिसीज़ की एग्जांपल है, जैसे कि कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। कोल्ड स्नीज़ जो है, हम जब एक इंसान के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जब दूसरे इंसान पर गिर जाते हैं, जब कोई स्नीज़ करता है, तो उसकी वजह से भी जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है स्प्रेड हो जाते हैं। जो ये वायरसेस हैं हमारी बॉडी, हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो किसी इन्फेक्शियस पर्सन, मतलब किसी नॉर्मल पर्सन में चले जाते हैं और उसे इन्फेक्शियस पर्सन बना देते हैं। और हमारे पास आगे है, जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं जो डिसीज़ को कैरी करते हैं, वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मतलब कैरी कर लेते हैं अपनी बॉडी पर। जैसे कि हाउस फ्लाई एक बहुत ज़्यादा बड़ा कैरियर है डिसीज़ का, वो गार्बेज पर बैठ जाती है और वहाँ से जो कितना भी ज़्यादा एनिमल्स के एक्सक्रीटा पर भी बैठ जाती है, और इससे कितने सारे जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में इसकी वजह से आ जाते हैं। जो पाइथोजन है वो उनकी बॉडी पर स्टिक कर जाते हैं, और वो इन अनकवर्ड फूड पर जाकर बैठ जाते हैं, और इसकी वजह से जो डिसीज़ हैं वो फैल जाते हैं। और हम जो कंटेमिनेटेड फूड होता है जब हम उसे खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। हमें अपने फूड को इसलिए हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, और हमें जो ये ऐसे डिसीज़ हैं उनसे बचने के लिए बहुत मतलब काम करने चाहिए। और जो कुछ डिसीज़ हैं जैसे कि जो कि मस्कीटो से होते हैं, जैसे कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो से मलेरिया हो जाता है, और फीमेल एडिस मस्कीटो से हमें